मुबशर साहब, मैं बराह रास्त ये जो यूएई वाला मामला है, यूं लगता है कि यूएई का एक तो बड़ा कैरेक्टर खुलकर सामने आ गया है और इजराइल का वो सिस्टर स्टेट ही लगती है उनकी। और सेकेंडली आज उन्होंने कोई फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन की बात भी कर रहे हैं, तो ये यूएई का तो पहले ही बेड़ा गर्क हो चुका है और ईरान के लिए ये साबित हो चुका है इट्स बड़ा आसान है अगर वहाँ के डाटा सेंटर्स को वो उड़ा देता है, क्योंकि अब वो उनके पास इंटरसेप्टर्स नहीं हैं। तो इफ़ दिस वॉर फर्दर अगर होती है तो आपको ये यूएई कहाँ नज़र आ रहा है और ख़ित्ता कहाँ नज़र आ रहा है? जनाब मुबशर साहब। सईद साहब, पहले तो आपका शुक्रिया और आपके चैनल का भी शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मैं आपको थैंक दो यू। तीन बातें इसमें ज़रा तफसील से बताना चाहूँगा। जी जी। पहली बात तो यह है कि आपने कहा कि यूएई सिस्टरली स्टेट है, ये भी मानना पड़ेगा। और देखें, इन्होंने बड़ी यानी बेवकूफ़ियाँ भी की और ये वॉर हंग्री, वॉर मॉन्गरिंग एटीट्यूड था इनका, और उसकी वजह से ये लंबी हो गई। जब लोग सीज़ फायर की बातें कर रहे थे पहली दफ़ा, तो इसराइल और यूएई जो हैं वो ख़ास तौर पे सीज़ फायर के ख़िलाफ़ थे और आखिर तक ख़िलाफ़ रहे हैं। और आप देखें कि जब पाकिस्तान ने सीज़ फायर कराने की पूरी कोशिश की तो यूएई ने हमसे नाराज़गी का इज़हार किया डिफरेंट तरीक़ों से। अब यूएई और जो है ना उसकी इकॉनमी दो तीन हिस्सों में डिफरेंट है। अबू धाबी की ज़्यादातर इकॉनमी चलती है तेल के ऊपर, दुबई की चलती है टूरिज्म और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, शारजा की चलती है गैस के ऊपर, और बाकी चारों जो हैं वो दुबई के ऊपर उसके हैंडआउट्स पे डिपेंडेंट है। अब दुबई, अबू धाबी तो सरवाइव कर लेगा अपने ऑयल पे, लेकिन दुबई का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इन पर्टिकुलर जब आप यूएई की बात करते हैं तो मैं उसको दुबई के ऊपर लेके जाऊंगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में और उसकी टूरिज्म के ऊपर। और इनको एहसास नहीं हो रहा, कल उन्होंने पहले उसकी शिप्स के ऊपर भी अटैक करवाया, एक एयर अटैक भी किया उन्होंने, रिटेलिएशन में फ्यूजेरा को अटैक कर लिया और फ्यूजेरा में पेट्रोलियम रिफाइनरी को अटैक किया। पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है वो इसलिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से उनका तेल नहीं निकल रहा था और उन्होंने ओपेक से अलहदगी की। उन्होंने कहा अब हम मैक्सिमम हम पे को कैद नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी की नंबर ऑफ बैरल्स जो है फ्यूजेरा से बाहर निकाल लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये लोग कर लो बात, उन्होंने वो भी हाथ में पकड़ा के उनके दे दिया। उसके बाद इन्होंने ये सब कुछ कर रहे हैं। और आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूएई को फुल सपोर्ट नहीं किया और किसी और मुल्क ने भी नहीं किया। उन्होंने हाँ ये कंडेम किया है, उन्होंने कहा कि गलत है, उन्होंने धमकियाँ दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम रोक रहे हैं। और देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ कि ईरान की बड़ी कंट्रीब्यूशन है दुबई के अंदर, और दुबई बेसिकली उनका बैंकर भी रहा है। अभी भी उनके कई $100 बिलियन जो हैं वो दुबई के अंदर हैं, जो दुबई फ्रीज करके बैठा हुआ है। और उसका ख्याल है कि ये कोई बड़ी एक्साइटिंग किस्म की उन्होंने मूव चल दी है। लेकिन इस सारी कार्रवाई से हम ये देख रहे हैं कि दुबई जो है ना वो बिल्कुल इररिलेवेंट होता जा रहा है। और जब इस लड़ाई से निकलेगा तो मैं आपके शो पे एक ऐसी बात कहने की जसारत कर रहा हूँ जो हर जगह पे नहीं लोग सुनते, आप शायद बर्दाश्त कर लें कि कोई माने या ना माने, सऊदी अरेबिया ने भी अपने हाथ खोलने हैं। और वो यूएई का कोई प्यारा अब नहीं रहा। और जो सूडान में हुआ, सोमालीलैंड में हुआ और जो यमन के अंदर हुआ, सऊदी अरेबिया ने तो अपनी फोर्सेस से यूएई की फोर्सेस के ऊपर अटैक किया वहाँ पे। तो ये बद्दू जो होते हैं ये भूलते नहीं हैं काजी साहब, ये याद रखते हैं। और इनकी ये आप समझें कि जीन्स में है ये चीज़। और ये आने वाले दिनों में आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि यूएई इन पर्टिकुलर दुबई, इसका बहुत इसको खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ऑलरेडी हमें वहाँ से इतलात आ रही हैं कि शारजा जो है वो को खुश नहीं है, क्योंकि देखिए शारजा के रूलर हैं शेख कासमी। शेख कासमी साहब जो हैं वो बहुत ही मुवाहिद और मजहबी और स्ट्रेट किस्म के मुसलमान हैं। और वो जो है ना ये शराब और गैमलिंग और रेसेस और पोर्क और इन सारी चीज़ों का शारजा में ममानियत है, बड़ी सख्ती से ममानियत है। आप दुबई से लोग पी के अगर जा रहे हो अजमान और रास्ते मुबशर में लुकमान पकड़े साहब, जाए मैं तो यही शारजा में बात जो आपने फरमाई है इसको आगे ले जाऊंगा और आपकी रहनुमाई चाहूंगा सर इस पे। जो आपने शारजा और दुबई की बात की है, अभी खबर ये आ रही है कि शारजा और दुबई शायद अलग अलग हो जाएं। ये खबर बाकायदा तौर पर
जो है वो मंजर आम पर आ रही है। और इसमें पहले आपने फरमाया कि दुबई जो है ओपेक से भी निकल गया, ओपेक प्लस से भी निकल गया, वहाँ पर टूरिज्म को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, वहाँ से सरमाया जो है बहुत ज़्यादा निकल चुका है, सोने की मार्केट जो है बैठ चुकी है, और इसके अलावा जो वहाँ पर फ्लाइट जो इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। यहाँ पर सर अभी पाकिस्तानियों को भी वहाँ से निकालने की बात हो रही है। अगर यूएई इसी तरह इसी डगर पर चलता रहा और ईरान के साथ जिस तरह कल ईरान ने ये बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम भी लगाया है कि यूएई की जानिब से हमला किया गया बाकायदा तौर पर, उन्होंने कालीबाफ ने कहा कि यूएई और अमेरिका और उनके इत्तेहादियों ने मिलकर हमला किया, तो फिर अगर जंग छिड़ जाती है तो यूएई सर्वाइव करता हुआ नजर आता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं नज़र आता। और मैं आपको बताऊं कि मैंने जितने भी ईरानी मुफक्किरीन से मेरी बात हुई है और मेरी डेली होती है, और उनके कुछ सीनियर डिप्लोमेट से भी मैं इंटरेक्ट करता हूं, और मैं अमेरिकन से भी कर रहा हूं, दोनों से साइडों से कर रहा हूं। मैं एक रिपोर्टर हूं, मुझे हर एक का मौक़िफ़ लेना है। तो मैं आपको बताऊं कि यूएई के बहुत मेजर टारगेट्स जो हैं वो ईरान के निशाने पे हैं, और वो अभी अनफोल्ड कर रहे हैं। और ये जो शारजा वाली बात है ना, ये ज़रा सीरियस हो गई है, और वो वाकई सोच रहे हैं दुबई से नहीं, वो यूएई से अलहदगी इख्तियार करने का सोच रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया तो इनकी साख डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आपको मैं एक बात बताऊं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, यूएई के पास $500 बिलियन होंगे खर्च करने के लिए, $1 ट्रिलियन होगा खर्च करने के लिए, लेकिन अभी तक यूएई सिर्फ एक लफ्ज़ के ऊपर चल रहा था, खासतौर दुबई, और वो है ट्रस्ट फैक्टर, कि ट्रस्ट करें, हमारी इकॉनमी जो है वो हमेशा सही रहेगी, ग्रोथ करेगी, इंटरेस्ट फ्री होगी, टैक्स फ्री होगी, और सेफ हेवन है ये। और इस जंग के बाद वो सेफ हेवन जो है ना, उसका ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया। अब यूएई में आप देखें, सिर्फ दुबई के अंदर 200 के करीब होटल्स बंद हो गए हैं। आप कई होटल्स का आपको मैं दे देता हूँ, 5 स्टार होटल्स की, आप उनको जाके ऑनलाइन बुकिंग करें, वो कहेंगे फुली बुक्ड। हालांकि टूरिस्ट जा नहीं रहा, तो वहाँ आ नहीं रहा, फ्लाइट नहीं है, लेकिन वो लिख रहे फुली बुक, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया है कि हम लोगों को ये नहीं कहेंगे कि होटल बंद किया हुआ है, तो उसके ऊपर हम फुली बुक्ड लिख रहे हैं। तो ये गलत चीज़ें दे रहे हैं। और काफ़ी पाकिस्तानियों को जिनको अभी डिपोर्ट किया, उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि या तो उन्होंने ड्रोन्स की फुटेज बनाई और वैसे ही शेयर कर ली सोशल मीडिया पे, जो हम करते हैं सारे, और या उन्होंने फेसबुक वगैरह के ऊपर एंटी इजराइली पोस्ट लगाई, उसकी वजह से उनको 24 घंटे के अंदर लोगों को निकल जाने का हुक्म दिया। तो देखिए, मैं आपको मैं एक बात कहता हूँ जो बिल्कुल डिफरेंट है, और मुझे पता है शायद कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पूरा अरब का इलाका जो है ना, वो बड़ा अल्लाह ताला का महबूब इलाका है। इतने अंबिया कराम उसने वहाँ पे नाजिल किए, और वो हमारे लिए तो सारे जो हैं ना सिर्फ काबिल एहतराम है, बल्कि हमारी ज़िंदगी का मंबा है, और ख़ास तौर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ डेडिकेट की बुतों को ख़त्म करने से वहाँ पे। यह है कि आप जब इस्लामी तारीख़ में देखते हैं तो पैगम्बरान इस्लाम और औलिया इस्लाम जो हैं, वो उन्होंने अरब की सरज़मीन को हर किस्म की बुत कशी से और यानी शिर्क से पाक किया, और जब आप ये करेंगे तो उसका खुमियाजा तो भुगतेंगे। अच्छा मुबश्शिर साहब, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले हमारे वज़ीर दाखिला ने, यहाँ से भी तो आप जानते हैं ना कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, हमारी आस्तीनों में भी तो है ना जो $100 बिलियन यहाँ से लेके जाते हैं, उनका क्या बना? वो निकल आया पैसा, लुट-पुट गए, थोड़ा हो गया, आधा हो गया, बिल्डिंग्स का क्या बनेगा? बड़े बड़े हमारे हुकूमती उमायदीन की बिल्डिंग्स भी वहाँ पर हैं। मुबश्शिर साहब, सईद साहब, मेरी दुआ है कि ये सारा वो कब्जा कर ले और कहें टाइम टाइम फिश। मैं तो दिल से दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पाकिस्तानियों का पैसा खाया गया है, गैर कानूनी तरीके से बाहर गया है। और ये आप देखें कि 10 से 12 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तानियों की वहाँ पे, और ये 12 बिलियन डॉलर यहाँ से लीगली तो निकला नहीं है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, या उसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इलीगली निकली है। तो इन सब को खुमियाजा भुगतना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि यूएई इतना नाराज़ हो कि बजाय हमारी लेबर कम्युनिटी को निकाले, वो कहे कि लेबर तो काम करती रहे अपना, ठीक है, वो इनके अपार्टमेंट्स और इनकी बिल्डिंग्स और इनके होटल्स हैं उनके कब्जा कर ले। मैं तो बड़ा खुश होऊंगा इस बात पे। अच्छा, अपार्टमेंट से
अच्छा, ये भी क्या आपके पास खबरें हैं कि ईरान कुछ टेरिटरी, आई एम नॉट मच कन्वर्सेंट विद द जियोग्राफी ऑफ बोथ द कंट्रीज, मगर क्या ईरान आपको लगता है कि माइट कब्जा भी कर सकता है? और जाहिर है कि हम देख रहे हैं कि वहाँ पे अमेरिकी जो ड्रोन्स हैं या इंटरसेप्टर्स हैं वो इतने मुअस्सर नहीं रहे। तो डू यू सी ईरान जिस तरह कुवैत में हुआ था? देखिए, मैं आपको कैसे बताऊं कि ईरान ने जो एक प्लान अनाउंस किया हुआ ना, उसमें स्टेजेस उन्होंने दी हुई हैं। अब अगली स्टेज अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग करती है तो सबसे पहले वो ये करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर से तमाम इंटरनेट की केबल्स गुजरती हैं और वो उन केबल्स को उन्होंने धमकी दी हुई है कि वो काट देंगे। अगर उन्होंने वो केबल्स काटी तो पूरे मिडल ईस्ट का, यूरोप का और इंडिया का पूरा बैंकिंग निज़ाम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। आपके को एटीएम से पैसे नहीं निकलेंगे, आपके को अकाउंट का रिकॉर्ड नहीं रहेगा, और ये एक नाइटमेयर है बहुत बड़ा अगर वो इंटरनेट बैंकिंग आपकी रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है, और उससे दुनिया भर की स्टॉक मार्केट जो हैं उनके ऊपर बेइंतहा असर पड़ेगा। तो ईरान जो है ना वो वाले काम नहीं कर रहा जो मुझे और आपको ज़ाहरी तौर पे नज़र आए और हम कहें कि ये बिल्डिंग गिर गई या फलां होटल को लग गया। लेकिन डेटा सेंटर्स तो उन्होंने उड़ाए हैं, और वो जो शुरू में उड़ाए थे उसका फ़ायदा या नुकसान ये हुआ कि क्लाउड वालों ने भी, गूगल वालों ने भी, अमेज़ॉन वालों ने भी अपने रिमेनिंग डेटा सेंटर्स यूएई से शिफ्ट कर दिए हैं। वो बल्कि मिडल ईस्ट से निकाल के ले गए हैं उनको, और गालिबन मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन अब वो न्यूजीलैंड में और पोर्चुगल में वो डेटा सेंटर्स जो है उनको वहाँ पे री इंस्टॉल कर रहे हैं। मुबश्शिर साहब, एक मुख्तसर वक्त में ही आपने इतनी स्टोरीज हमें दे दी हैं कि और मैं बहुत मशकूर हूँ, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। यहाँ पे ब्रेक लेनी पड़ रही है वरना बात सामने आ जाती है, मगर मुबश्शिर साहब ने एक पूरा सिनेरियो हमारे सामने खोल के रख दिया कि ये क्या होने जा रहा है।